आइए दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र और ये है आपका चैनल डेली करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स या डेली नॉलेज अफेयर्स। दिस इज़ डेली नॉलेज अफेयर्स। ओके, सो आज के एपिसोड में हम बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को कवर करेंगे, जैसे कि चक्रवात जो अभी आए हैं हाल ही में अपने देश में, और इनके नामकरण क्यों और कैसे होते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में चक्रवात उड़ीसा में आया है, तो हम उड़ीसा के बारे में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे आइला के बारे में, यानी कि इंटर लिंकिंग रिवर जो है उनके बारे में, आईटी के बारे में जो भी बातें हुई हैं कुछ एक अपने कंट्री में। इसके बाद हम जानेंगे जो वैक्सीनेशन अभी हो रहा है कितना परसेंट हुआ है। OSC वन स्टॉप सेंटर के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे चीन के उइगर प्रांत के बारे में थोड़ा बहुत टच करने की कोशिश करेंगे। WHO की जो बायो हब पहल जो है उसके बारे में, बुद्ध की प्रतिमा अभी अपने देश को मिली है उसके बारे में, और भी बहुत सी ऐसी जानकारियाँ होंगी जो हम सबके एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होंगी, और ना भी हो तो भी हमारे जीवन के लिए तो होंगी ही। ऐसी बातें हैं जिन्हें हम सबको जानना चाहिए। आइए जानते हैं उन बातों के बारे में। तो सबसे पहले जो कि जैसा कि हम लोग, चलो पहले आप सब लोगों का वेलकम है। आज अपनी दूसरी क्लास है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं उड़ीसा को। उड़ीसा में यास आया है। यास मतलब त्रास जो है क्या लेके आती है? निराशा। ये एक अरबिक वर्ड है, ओमान ने रखा है यास इसका नाम। और इससे पहले ताऊते यानी ताऊ, जो कि ताई का हस्बैंड है, ताऊते आया था। ताऊते के बाद में अभी यास ने हमें घेरा है। यास आप अगर देखेंगे तो देखेंगे भी अपने भारत के पूर्वी तट में हम अभी परेशानियों को झेल रहे हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी है। पश्चिमी तट जो कि अरब सागर है, जिसमें लक्षद्वीप के आसपास के इलाके से स्टार्ट होकर पूरे गुजरात को रौंदता हुआ लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचा, ताऊते तूफान है, उसके बारे में हम जानेंगे। और हम देखें कि चक्रवात जो यास है वो बालासोर जो कि चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का है पार्ट। इट इज़ नॉट उड़ीसा, इट इज़ ओडिशा। हम ये भी जानेंगे कि उड़ीसा को उड़ीसा में कैसे बदला हुआ इसका नाम है। हम जानेंगे कि यास और ताऊते जैसे चक्रवात हैं, इनको हम नाम कैसे देते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यह चक्रवातों की एक फ़ोटोग्राफ है चक्रवात की, जो कि अभी यास है उड़ीसा को जो प्रभावित किया। उड़ीसा से स्टार्ट होके आगे बिहार का देखेंगे, अब रांची को भी टच कर रहा है। इसके साथ ही करते करते थोड़ा सा पटना को गया है, थोड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी इसने टच किया, करने की कोशिश करी है। और इसके साथ में बाकी भी जो थोड़े से रीजन्स हैं, ये वाले नॉर्थ ईस्ट वाले, इनको भी प्रभावित किया, हल्का फुल्का किया है। लेकिन मेनली जो है अपना जो उड़ीसा है, ओडिशा जो है वो हमारा राज्य, देश का पूर्वी राज्य इस समय बहुत परेशानी में गुजरा है। आइए अब देखते हैं इसका क्या है उठने का रीज़न। ये अंडमान रीजन से उठा हुआ है। ये देखेंगे आप आगे जाके 2 फेजेस में बंटने के बाद निकल गया है, कुछ नॉर्दर्न साइड और कुछ वेस्टर्न साइड। लेकिन इसने अभी अपने उड़ीसा को प्रभावित करते करते आगे भी अपनी पहुंच बनाई है। ये आप यहाँ देखेंगे, ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ तक इसने अपना रीच किया है। ये तो हमने जाना कि यास ने किन किन इलाकों में अपनी पहुंच बना के हमारे जो देशवासी हैं, हमारे जो उड़ीसा के राज्यवासी हैं और पूर्वी भाग के जो निवासी हैं उनको प्रभावित किया है, उनके जनजीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। आप खुद देखें, मेरे को कमेंट करके बताएं कि जब ऐसी एक विपदा आती है, 2001 में कच्छ में बहुत भयंकर भूकंप आया था। हमारा देश ये प्राकृतिक आपदाओं को कितना झेला है। 1000 साल तक हम लोग अलग अलग तरीके से गुलामियों को बर्दाश्त करते रहे। उसके बाद में फिर भी ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती रहीं, इन सब के बावजूद भी हम टिके रहे। कुछ ना कुछ बात तो है आखिर हमारे देश में। अच्छा, हम यहाँ देखते हैं ताऊते के बारे में। ताऊते आप देख रहे हैं जैसे कि वेस्टर्न पार्ट में स्टार्ट हुआ था। ताऊते का जो नाम है ये म्यांमार में ने रखा है। म्यांमार ने क्यों रखा है इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये सिर्फ ताऊते ही नहीं, अलग अलग और भी जो चक्रवात हैं या चक्रवातों के नामकरण की जो परंपरा है वो कैसे पड़ी है उसके बारे में हम बात करेंगे। ताऊते का जैसा कि आप देख रहे हैं नाम है, ताऊते का मतलब होता है शोर करने वाली छिपकली। शायद इसको म्यांमार में कुछ अच्छा नहीं मानते होंगे, इसको परेशान करने वाला मानते होंगे, तो उसके नाम पे पूरा तूफान ही रख दो यार। ये है लक्षद्वीप से उठा हुआ। आप देखेंगे लक्षद्वीप से उठने के बाद में इसने यहाँ पे केरल महाराष्ट्र को थोड़ा सा परेशान किया है और बहुत ही गंदे तरीके से रौंदा है इसने अपने गुजरात को। इस साल मैं आपको बता दूं, हमें
हमें गुजराती आम खाने को नहीं मिलेगा। गुजरात का जो आम बहुत भारी भारी आम 5-5 किलो तक का आम होता है, वो हमें खाने को इस बार नहीं मिलेगा, क्योंकि इस ताउते ने काफ़ी नुकसान किया है हमारे गुजराती जो बागान हैं आम के उनको। ये देखिए, ये इसकी रीच है। आप देखेंगे यहाँ उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा मतलब बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो अच्छे तरीके से प्रभावित किया है। हरियाणा को भी थोड़ा सा लिया है, राजस्थान वगैरह, अरावली पर्वत की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे आप देखेंगे हल्का सा नीचे नीचे की तरफ ही रहा है ये ताउते, और शायद ये पहाड़ियों की वजह से ही नहीं जा पाया है आगे की तरफ या ऊपर की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि चक्रवातों के जो नामकरण हैं ये कैसे लिखे गए। 1953 में अटलांटिक क्षेत्र में संधि हुई थी। उस संधि से पहले भी नाम रखे जाते थे। अमेरिकन जो आर्मी है, जो अमेरिकन नेवल है, उनके जो ऑफिसर्स हैं, ऑफकोर्स जो जितनी भी सेनाएं हैं वहाँ पे अधिकारियों की थोड़ी सी प्रधानता रहती है और रहनी भी चाहिए। जहाँ भी बॉसेस होते हैं, और बॉस इज़ ऑलवेज राइट होता है ना कभी कभी। इसके पीछे एक कहानी और भी है कि देयर आर 2 रूल्स इन लाइफ, देयर आर 3 रूल्स इन लाइफ। ओके, द फर्स्ट रूल इज़ बॉस इज़ नेवर राइट, एंड द रूल नंबर 2 इज़ इफ़ यू फाउंड योर बॉस रॉन्ग, देन नंबर 3 में लिखा आता है फॉर द रूल नंबर 1। तो जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिकन नेवल के जो अधिकारी हैं वो उन्होंने जो तूफ़ान है, चक्रवात है, उनके नाम रखने ऐसे रैंडमली स्टार्ट कर दिए थे। तो होता है फौजियों के प्रति दोनों ही बातें होती हैं। कुछ तो अपने बीवी के थोड़े से प्रभाव से थोड़े से डरते भी होंगे शायद, तो उन्होंने अपने बीवी के नाम पे नाम रख दिया। लेकिन 1953 में अटलांटिक क्षेत्र की एक संधि हुई और उन्होंने वहाँ पे प्रॉपरली जो नेम है एक सिस्टमेटिक वे में रखने स्टार्ट किए। और मैं बता दूँ 1979 से पहले जो नेम है मेल एंड फीमेल दोनों में नहीं रखे जाते थे। ये 1979 के बाद में मेल को भी स्टार्ट किया गया है। और 21 जो नाम है वो उन्होंने 1979 में चुन लिए कि अब जो चक्रवात आएंगे हम उनका नाम ऐसे ऐसे करके रखेंगे। आगे हम देखें जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो 1950 में बन गया था। इसका हेडक्वार्टर जो कहाँ है, जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें जो इसके जो हेड हैं वो गेरहार्ड एड्रियन हैं जो कि जर्मनी के हैं, 2019 से अभी तक बने हुए हैं। और ये एक्चुअली है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की एक ब्रांच है एक तरीके से हम कहें तो, मतलब उसके अंदर ये काम करती है। 2004 में अब हम जानेंगे कि हमारा जो भारत और इसके जो अन्य पड़ोसी देश हैं या अलायंस हैं उन्होंने कैसे इस नाम को रखना, इन चक्रवातों के नामों को रखना स्टार्ट किया। क्योंकि चक्रवात जो है वो आते ही जा रहे थे, लगभग हर साल चक्रवात आते हैं। तो लोगों ने सोचा, बुद्धिजीवियों ने सोचा कि ये चक्रवात आते हैं, कन्फ्यूजन ना हो, मैं इस चक्रवात को बुलाऊं किसी और नाम से। मान लो मैंने बोला इसको अग्नि, और पाकिस्तान बोल रहा है उसको पानी, म्यांमार बोल रहा है उसको धूल, या कुछ भी किसी भी नाम से बुला रहे हैं अलग अलग। तो क्यों ना हम लोग मिलके काम करते हैं, अपन 8 कंट्री मिलके, जो कि 8 कंट्री ये हैं, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, इन सब कंट्रीज़ ने मिलके क्या किया, बोला कि हम लोग एक काम करते हैं, हर एक कंट्री 8 नाम देगी और ऐसे करके हो जाएंगे 64 नाम। 64 नाम को हम बारी बारी से रखते जाएंगे। जैसे कि स्टार्ट पहले होता है बांग्लादेश, इट इज़ बी, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ये असाइन कर दिए गए। अब क्या 2018 तक ये नाम सारे ख़त्म हो गए। अब देखिए 2004 में उत्तरी हिंद महासागर कमेटी बनी और 2018 में ये नाम जो रखे गए सारे खत्म हो गए। यानी कि कुल मिला के 14 सालों में 64 चक्रवात आए। देख सकते हैं, मतलब चक्रवातों का आना कंटिन्यू रहा। अब 2018 में क्या हुआ, बाकी देश भी बोले भैया हमें भी अपने साथ में कर लो शामिल, हमारे यहाँ हम लोग इसको किसी और नाम से बुलाते हैं। बेटर रहेगा कि हमारे जो बच्चे IAS या PCS या किसी UPSSC, UPSI या अलग अलग एग्ज़ाम से बैठ रहे हैं, तो क्यों ना हमारे जो ये बच्चे हैं ये भी अपनी GS में एक ही नाम को शामिल करें जो आप लोग रखें। तो ऐसा बोल के, या ये तो मैं कह रहा हूँ, बट एक कमेटी गठित हुई है। उस कमेटी में इन लोगों को भी शामिल किया गया जो कि हैं ईरान, कतर, सऊदी अरब, UAE और यमन, जो ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, इनको भी 2018 में शामिल किया गया। अब कितनी कंट्री हो गई, अब हो गई कंट्री 13। 2018 में कंट्री हो गई 13।
अब 13 कंट्रियों को बोला गया, अब भाई कंट्री है 13 तो नाम भी रख 13, तो 13 गुणे 13 मतलब 169 नाम रखे जा चुके हैं अब तक, इकट्ठे करके अलमारी में बंद करके धर लिए गए हैं। क्यों क्यों रख लिए गए? क्योंकि जब वक्त आए तो हमें सोचना ना पड़े भैया नाम तो तूने रखा है नहीं, नाम तो रख जा। बेटर ये है कि पहले से ही ये हम लोग मुकर्रर कर लें कि अब जो तूफान आएगा उसका नाम कौन सी कंट्री रखेगी। कमेटी के जो देशों के नाम हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में रखा गया, जो कि आप देखेंगे कि इस प्रकार बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, जो पहले 8 कंट्री थी उनके बाद जो 5 कंट्री हो रही, 13 कंट्रीज मिल गई। 13 कंट्रियों ने मिल के अपने आप को असाइन किया अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। जैसे कि बच्चे जो बच्चे होते हैं क्लास में, किसी क्लास में, तो क्लास टीचर क्या करता है, उनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में कर लेता है। कभी कभी टीचर स्कूल में गेम भी होते हैं कि भैया बताओ कि क्या है तुम्हारा ये जो तुम्हारी क्लास के बच्चों के नाम लिखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो फिर वहाँ जाके गड़बड़ी हो जाती है। तो ये नीचे लास्ट में कट रहा होगा, ये है कतर। कतर मतलब शाहीन, कतर ने नाम रखा है शाहीन। देखिए बांग्लादेश ने नाम रखा था निसर्ग, आ चुका। इंडिया ने रखा था गति, ये निकल गया। ईरान ने लिखा था निवार, ये भी निकल गया। मालदीव ने रखा था बुरेवी, ये भी निकल गया। म्यांमार ने फिर क्या रखा है, ताउते। फिर ओमान ने रखा है अभी जो आया यास। अब अगला जो आएगा वो रखेगा पाकिस्तान, जिसका नाम होगा गुलाब। गुलाब के बाद में जो कतर है उसकी बारी आती है, उसने नाम रखा क्या, शाहीन। शाहीन के बाद में आप देखेंगे सऊदी अरब का नंबर आएगा, क्योंकि वो एस पे है ना, वो उसका नाम है जावड़। और बेचारा श्रीलंका, उसका नाम उसने रखा है नाम पहले से क्या दिया है, आसनी या आसानी। थाईलैंड ने रखा है फिर सित्रांग। यूनाइटेड अरब अमीरात ने रखा है मैंडोस। यमन ने रखा है मोचा। तो ये वो नेम्स हैं जो रखे हैं अलग अलग कंट्रीज़ ने। अब बारी आती है, हम अब जानते हैं एक राज्य के बारे में। हम डेली एक राज्य को जानने की कोशिश करेंगे। आज मैंने जो राज्य चुना है वो चुना है उड़ीसा से स्टार्ट किया है, क्योंकि पूरब है और पूरब का सबसे पहला राज्य, क्योंकि उड़ीसा ही अभी चक्रवातों की मार को झेल रहा है। तो आइए सबसे पहले उड़ीसा के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर ये है सबसे पूर्वी राज्य भी है। तो उड़ीसा के बारे में मैं आपको बता दूं, ये ओडिशा कैसे बना, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। बहुत ही पहले, मतलब प्राचीन काल में, मध्यकाल में, जब मौर्य काल वगैरह हुआ, तब तक जो ओडिशा है ऐसा कोई अलग से नाम नहीं था। इसके अलग अलग पार्ट में बटे हुए थे, कलिंग, उत्कल, उत्कात, ओड्र, ओद्र, ओड देश, ओड, ओड्राष्ट्र, चिकलिंग, दक्षिण कौशल, कंगोद, तोशाली, छेदी तथा मत्स्य, जो कि 16 महाजनपद काल का भी एक जनपद रहा हुआ है। मत्स्य आदि नामों से जाना जाता था। तो इसके बाद में लेकिन कोई भी नाम जो है इनमें से ओडिशा को मतलब पॉइंट आउट नहीं करता है। हाँ, अलग अलग भाग हैं जैसे कि पहले से रहते थे। ये मैंने डेटा लिया है, जो उड़ीसा की ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी इस बात की पुष्टि करती है। आप देखेंगे तो वर्तमान जो नाम है उड़ीसा, इससे पहले इस राज्य को बीच में 2011 से पहले इसको उड़ीसा बोलते थे। अब लोगों ने बोला कि भैया हमारा नाम तो हमें ओडिशा चाहिए, तो उसका नाम 2011 में 4 नवंबर 2011 को उसका नाम ओडिशा रख दिया गया है। अच्छा, ओडिशा नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द ओड से हुई है। इस राज्य की स्थापना भागीरथ वंश के राजा ओड ने की थी। अब ये अपने आप को एंशिएंट टाइम से रिलेट करते हैं कि भैया हम इतने पुराने भागीरथ जो बाबा गंगा को धरती पे लेके आए थे, उस वंश के हम लोग हैं, हमारे उसी नाम से जाना जाए। तो ऐसा वैसे कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या हैं वो चीज़ हमें हमारे नामों के द्वारा ही पहचान में आती है। तो नामों में वैसे कुछ ज़्यादा रखा नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारी पहचान अगर किसी विशेष नाम से होती है तो उसमें गवर्नमेंट को कोई आपत्ति नहीं थी। गवर्नमेंट ने भी 4 नवंबर 2011 को उड़ीसा को ओडिशा राज्य के नाम से घोषित कर दिया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं हमारे श्री नवीन पटनायक जी और राज्यपाल हैं श्री गणेशी लाल जी। अच्छा, 2018 से हैं ये। अच्छा, देखें आप, भारत का नक्शा है ये, हमारे प्यारे भारत का नक्शा। और इस नक्शे में उड़ीसा राज्य जो है, आप देखेंगे बिल्कुल पूर्वी तट पर बसा हुआ है। समुद्र, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी को बड़ी खूबसूरती से टच करता है। और यहाँ पे भुवनेश्वर भी है।
आप देखेंगे यहाँ बहुत ही विराट संस्कृति है, बहुत ही मन भावनी मंदिरों की एक श्रृंखला है, जैनों की गुफाएं हैं, बहुत ही समृद्धशाली यहाँ का एक कल्चर है। आप देखेंगे यहाँ पर एक झील है, चिल्का झील। चिल्का झील जो कि एक लैंगून भी है। आप लैंगून क्या होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सबसे खारे पानी की झील है क्योंकि ये लैंगून है, याद रखें, क्योंकि ये लैंगून है इसलिए खारे पानी की झील है। और ये रामसर साइट भी डेकोरेट करी गई है। रामसर साइट क्या होती है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पक्का बात करेंगे कि रामसर साइट क्या होती है, क्यों होती है। अब जो चिल्का झील है, इसमें सबसे जो मन भावन जो एक बात है, जो लोग देखने जाते हैं इस झील को, उसमें जो डॉल्फिन है, इरावदी डॉल्फिन है, उनको जरूर देखने के लिए जाते हैं। आप देखेंगे आप, ये लैंगून क्यों है? लैंगून हम किसको बोलते हैं? हम लोग जो एक ऐसा मतलब जल का ऐसा एक जल राशि का भराव जो कि समुद्र से कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिंक्ड रहता है। एक पतली सी कोई चादर होती है, जैसे कि ये है धूल की या रेत की। रेत की चादर जो होती है वो समुद्र से उस लेक को थोड़ा अलग तो करती है, लेकिन अल्टीमेटली जो पानी है, फ्रेश वाटर है, जो आता तो वो समुद्र से ही है। इससे जो समुद्र से पानी आएगा तो ऑब्वियसली खारा ही पानी होगा। तो ये है एक लैंगून लेक है, चिल्का लेक। इसमें बहुत ही प्यारी प्यारी डॉल्फिन होती हैं, मछलियाँ भी होती हैं, मछली पालन भी लोग जो है वो इसमें से करते हैं। और जो झींगा मछली है वो भी यहाँ बहुतायत में पाई जाती है। आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं, उदयगिरी है, खंडागिरी गुफाएं हैं। ये गुफाएं जैन समुदाय ने बनवाई थी और ये बहुत ही देखने में बहुत ही प्यारी सुंदर है। जैसे कभी कभी भीम बेटी का कोई गया हो तो जो वहाँ पे जैसी गुफाएं हैं वैसी कुछ यहाँ भी उन गुफाओं की शैली देखने को मिलती है। जैन समुदाय के द्वारा इनको बनाया गया था। उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है, जो कि बहुत ही अच्छा नेशनल पार्क है। यहाँ पे जो नदियाँ हैं, ब्राह्मणी नदी एंड बैतरणी नदी भी यहाँ पर है। फिर यहाँ पे आता है भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है, इसमें ये भी रामसर साइट के अंडर लिस्टेड है। और इसके बाद ये है केंद्रापाड़ा जो एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, उसके अंदर। साथ में इसमें मुख्य नदियाँ जो हैं उड़ीसा में वो है ब्राह्मणी, वैतरणी एंड महानदी आदि। ये भी एग्जाम में आता है कि कौन सी नदी राज्य में है, तो ये भी याद रखना जरूरी रहेगा, ब्राह्मणी, वैतरणी, महानदी आदि। और इसमें एक अच्छा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। 2009 में इसको यूनेस्को के द्वारा इंटरनेशनल बायो डाइवर्सिटी रिजर्व जो है वो भी इसको बायोस्फीयर जो है वो इसको घोषित किया गया था। इसमें शेर, हाथी, जंगली सांड, हिरन देख रहे होंगे आप। ये हमारा जंगली सांड जो है, जंगली सांड यहाँ पे काफ़ी बहुतायत में है। हाथी हैं, शेर हैं, इनको इनको रखा गया है यहाँ पे। एक्चुअली सिमलीपाल इज़ बेसिकली टाइगर रिजर्व। अच्छा, अभी ये है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। आप देख रहे होंगे इतना आसानी से तो जंगल में शेर रहता नहीं है, गेट के अंदर बंद है बेचारा, तो ये ऑफकोर्स जू में ही होगा। और ये जू कौन सा है? नंदनकानन, जो कि उड़ीसा में ही है। और यहाँ पे चिंपांजी वगैरह भी हैं। ये भुवनेश्वर में है। आप नंदनकानन जूलॉजिकल जो पार्क है, ये उसका एंट्रेंस गेट है। कभी आप जाएंगे तो आज की स्लाइड को देख के आप लोग याद करेंगे। अच्छा, तो ये रहा हमारा उड़ीसा के अगली कड़ी का जो मंदिर है वो। यहाँ पे 3 मुख्यतः मंदिर है, लिंगराज, सूर्य मंदिर और जगन्नाथ के मंदिर। जगन्नाथ के जो देखा होगा आपने, वो जो काठ की भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियां हैं, सुभद्रा माई की जो मूर्तियां हैं, ये लिंगराज मंदिर के दर्शन है बाहर से। ये हमारा सूर्य मंदिर है। ऐसा लगता है जैसे भगवान सूर्य रथ पे बैठ के आ रहे हों, क्योंकि जब सूर्य उगता है तो उनके बीच से होकर बाहर तक दिखता है। ये देखिए, ये है हमारा वही कोणार्क का सूर्य मंदिर। और बता दूँगा यहाँ में आपको एक बात और इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, रोचक, ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसकी वजह से हमारे जोधपुर में एक जो जोधपुर शहर है उसको सन सिटी के नाम से भी जानते हैं, उनका कल्चर है। और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। वैसे ही जयपुर को कोणार्क सिटी भी कहीं कहीं बोला जाता है। आर्मी की एक जो कोर है उसको वहाँ पे जो एस्टेब्लिश किया गया है उसको
कोणार्क कोर के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए हमारी जो आर्मी भी है वो भी जो परंपरा है, जो कल्चर है, उसको कैरी फॉरवर्ड करती है। और जोधपुर में रह के भी हम लोग उड़ीसा के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ये जगन्नाथ के पुरी मंदिर है, यहाँ पे जहाँ काठ की मूर्तियाँ हैं। ये है उड़ीसा का बंदरगाह। उड़ीसा में एक बंदरगाह है जो कि गोपालपुर है। बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही कारगर बंदरगाह है। यहाँ काफ़ी सारा प्रोडक्शन होता है। ये बुद्ध की प्रतिमा जो अभी मिली है उडुपी कर्नाटक में, ये मूर्ति बहुत छोटी है, 9 बाई 5 बाई 2 सेंटीमीटर, यानी कि 9 सेंटीमीटर ये लेंथ है, 5 सेंटीमीटर ये चौड़ी है और 2 सेंटीमीटर मोटी है। इस आकार की एक मूर्ति मिली है। बुद्ध की मूर्ति मिली है, तो हम थोड़ा सा भगवान बुद्ध के बारे में जानें, थोड़ा जैन धर्म के बारे में भी जानें। लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि इसे हम ज़्यादा लंबा करें। फिलहाल हम सिर्फ इतना बस बात कर लेते हैं कि जो अभी बुद्ध की मूर्ति का मिलना और अभी जो बैसाख वैश्विक समारोह जो हुआ है, जो प्रधानमंत्री जी ने इसको ऑनलाइन वेबिनार में संबोधित किया है, 26 मई को वेबिनार हुआ था। यूएन ने इसको 1999 में मान्यता भी दी थी बौद्ध धर्म को, क्योंकि वैश्विक रूप से काफ़ी प्रचलित धर्म है ये। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कि एक मूर्ति का मिलना और बैसाख महोत्सव जो है वो एक वैश्विक समारोह है। ये भगवान बुद्ध के अनुयायी जो है विश्व भर में उसको बड़े ही अच्छे धूमधाम से मनाते हैं, बहुत ही शांतिप्रिय होते हैं। दलाई लामा जी को आप जानते ही होंगे, तिब्बत के लिए आज भी फाइट उनकी चल रही है। आज भी उनके एक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। उसका नाम क्या है वो मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं, क्योंकि 25 मई गया है, 25 मई को क्या हुआ है, विश्व थायराइड दिवस हुआ है। थायराइड दिवस को हम थोड़ा बाद में पढ़ लेते हैं, पहले बुद्ध की बात चल रही थी। तो बुद्ध को अगर हम जाने तो इनका जो जन्म हुआ था वो 563 BC यानी कि ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो कि शाक्य वंश में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता जी इनकी माया देवी थी। लेकिन माया देवी जो है इनकी माता, वो 7 दिन के जन्म के बाद ही, इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी सौतेली माँ जो थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। इनकी पत्नी जो थी वो थी यशोधरा, पुत्र इनके एक राहुल हुआ। अच्छा जी, आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी, ये जो भगवान बुद्ध थे, ये इनके बारे में बचपन से ही जो ज्योतिषी होते हैं, भविष्यवक्ता होते हैं, उन्होंने घोषणा कर दी थी। क्योंकि इनके पिता को एक सपना आया था कि उनका बेटा जो है एक हाथी पे बैठा हुआ है और चारों दिशाओं में हीरे मोती फैला रहा है। तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि ये जो पुत्र होगा ये डेफिनेटली अपना जो यशस्व है, जो उसका तेज है, जो इसकी जो कीर्ति है वो चारों दिशाओं में फैली रहेगी। और हुआ भी वही। अंततः ये बहुत ही छोटी सी उम्र में अपना वैराग्य को ले गए, और जहाँ पे इनको बोध हुआ वो जगह का नाम पड़ गया बोध गया। जिस पेड़ के नीचे इनको, पीपल के पेड़ के नीचे जो इनको बोध हुआ, उसका नाम पड़ गया बोधि वृक्ष। इन्होंने पहला उपदेश दिया है वो सारनाथ में दिया है, जो कि वाराणसी में है। और इस घटना को, यानी कि जो उन्होंने पहला उपदेश दिया है, इसको नाम दिया था धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से एक काम की बातें हैं। कभी जो एग्ज़ाम है, UPSSC के एग्ज़ाम है, यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम है, या UPSI वगैरह के एग्ज़ाम है, उनमें इस तरह के सवाल पूछ ले जाते हैं कि गौतम बुद्ध जो थे जो उन्होंने पहला उपदेश दिया वो कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। अच्छा, उस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? महाविनिष्क्रमण और वगैरह वगैरह नामों से। तो हम उसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानेंगे। महाविनिष्क्रमण जो है वो उस घटना का नाम है जब वो घर को गृह त्याग करके जाते हैं। इनकी जितनी भी घटनाएं वो सारी महा से स्टार्ट होंगी। महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, जब इनकी मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई, जो कि 483 BC ईसा पूर्व है। 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना जो है बॉडी को छोड़ा है। अच्छा, इनके जीवन से जुड़ी घटनाओं कुछ प्रतीक माने गए हैं। जैसे इनका बर्थ है, जन्म है, वो कमल और सांड का प्रतीक को दर्शा के बताया जाता है। गृह त्याग की घटना है, उसमें उसको घोड़े के रूप में दिखाते हैं, घोड़े के चित्र के आकार से दिखाते हैं।
ज्ञान तो पता ही है, पीपल के पेड़ के जिनको बोधि हुआ था, बोधि वृक्ष जो है उसको दिखाते हैं, निर्वाण जो है इनका पद चिन्हों को दिखाते हैं, और मृत्यु जो है वो इनको स्तूप के रूप में दिखाते हैं। तो कुल मिला के ये बौद्ध धर्म की कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं, क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक्ड है। बैसाख महोत्सव, बैसाख वैश्विक महोत्सव, बुद्ध की प्रतिमा को का कर्नाटक उडुपी में मिलना, और ये सब बातें इंटरलिंक्ड थोड़ा इसलिए बताना ज़रूरी था, मैं समझता हूँ। और इसके बाद में जो अगला जो कि धर्म है, जैन धर्म है। महावीर जी थोड़ा सा इनसे बड़े हैं उम्र में, हमारे गौतम बुद्ध जो है सिद्धार्थ जी के से 7-8 साल का कुछ फ़र्क है इनका आपस में। तो लेकिन देखो दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। चलो, जैन धर्म के जो हैं 24वें तीर्थंकर, उनका नाम है महावीर, और जो प्रथम है वो है ऋषभ देव, और इनके 23वें जो है वो पार्श्वनाथ है। उन्होंने 4 मुख्य बातें जो कही हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये ध्यान रखना जी। जैन धर्म के जो 4 हैं ये महाव्रत हैं। वो मतलब कभी झूठ ना बोलना, कभी किसी को परेशान ना करना, आवश्यकता से अधिक चीज़ें ना इकट्ठी करना, चोरी वोरी ना करना, ये सब बातें जो हम ही सभी धर्म में ये बातें बताई जाती हैं, चाहे कोई सा धर्म हो। या इस्लाम तो यहाँ तक बोलता है कि किसी को ब्याज भी नहीं लेना है, बैंक से हो चाहे कोई भी हो, और अपनी टोटल ग्रॉस इनकम ऑफ ईयर का 10% डोनेट करना। कोई कर रहा है क्या आजकल? ना इस्लाम में है, कोई का कर भी रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन सब लोग नहीं करते। हिंदू धर्म में भी है कि अगर पड़ोसी भूखा हो तो तुम खाना नहीं खा सकते, इस्लाम में भी सेम है, और जैन धर्म भी वही कहता है, बौद्ध धर्म भी वही कहता है। सारे धर्म के नाम पर अगर कोई भी है तो वो हमेशा यही कहेगा कि सब लोग एक रूप और प्रेम पूर्वक रहें, कभी कोई परेशान नहीं करने की बात करता है। ये सब बीच के जो लफंगे हैं ना, वो वही दिक्कत करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, नाम में कहे कोई किसी का। अच्छा, जो अब बात करते हैं महावीर जी की, क्योंकि जैन धर्म के नाम लेते हैं तो सीधे महावीर आता है। जैसे आपको पता होगा, अगर हम दिलवाड़ा के मंदिर को याद करें तो सीधे माउंट आबू याद आता है, वो भी जैन धर्म ने बनवाया था। जो गुफाएं थी अभी देखा आपने उड़ीसा में, ये भी जैन धर्म के अनुयायी ने बनवाया था। आप देखें ना, हम जैन धर्म पढ़ रहे हैं, वहाँ गुफाएं हैं, वो भी जैन धर्म के द्वारा बनाई गई थी। तो काफ़ी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। जैन धर्म में जो 24वें तीर्थंकर हुए हैं महावीर जी, उनके जो पिता हैं वो हैं सिद्धार्थ। अब ध्यान देना, उधर बुद्ध का नाम है सिद्धार्थ, और यहाँ महावीर जी जो है वो बड़े हैं उम्र में सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध से, लेकिन इनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना चीज़ में। सिद्धार्थ नाम गौतम बुद्ध का था, और महावीर जी के पिता का नाम भी यही था। अच्छा, ये थे ज्ञात्रक कुल के सरदार थे जो इनके पिता थे। अच्छा, अभी माता थी इनकी त्रिशला, जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री इनकी अनुजा और अनुजा प्रियदर्शनी। अच्छा, मुझे लगता है इंदिरा गांधी जी का नाम जो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था, इंदिरा प्रियदर्शनी, वो भी शायद इन्हीं के नाम से प्रेरित होकर रखा था। तो डेफिनेटली ये दिखाती है कि नेहरू जी भी थे, वो भी काफ़ी मतलब अपने जो देश की जो कल्चर है, संस्कृति है, उससे काफ़ी ज़मीनी रूप से जुड़े हुए थे। कोई पिता अपनी पुत्र या पुत्री का नाम तभी इस तरह के स्वीकार करता है जब वह अपने आप को ज़मीनों से जुड़ा हुआ पाता है। अच्छा, आपको हम बताते चलें एक और अगली कड़ियों में, ये तो हम बता चुके हैं 25 मई जो है वो थायराइड दिवस होता है। अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन और यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन ने 2008 में आंकड़े जो जारी किए थे, उसमें उन्होंने बताया था कि प्रत्येक 10वां व्यक्ति हाइपोथायरॉयडिज्म, मैं दोबारा बोलता हूँ, हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार अपने आप मतलब है, प्रत्येक 10वां व्यक्ति। तो थोड़ा सा हम सब लोगों को आजकल की जो हमारी जो एक मॉडर्न लाइफ है, जिसमें हम लोग नेचर के अगेंस्ट सब कुछ कर रहे हैं, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी थायराइड जो है किसी भी तरीके से कंट्रोल रहे, विशेषकर महिलाओं में। आजकल महिलाओं को लॉकडाउन में वैसे तो आराम नहीं है, घर में इतना ज़्यादा काम बढ़ गया क्योंकि सबके सब घर में ही रहते हैं, फिर भी जब लॉकडाउन नहीं होता है तो थोड़ा सा टीवी की तरफ ध्यान कम और थोड़ा वर्कआउट भी करना चाहिए। ये सभी महिलाओं के लिए नहीं है, कुछ एक महिलाएं बहुत कर्मशील भी होती हैं। अच्छा, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। जो वैसाख समारोह है ये हुआ था अपने ऑनलाइन, इसको मनाया गया था 26 मई को। सीबीआई के जो नए डायरेक्टर हैं वो कौन है?
श्री सुबोध कुमार जायसवाल, ये आए हैं CISF चीफ के पद को छोड़कर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखें, क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि CBI का डायरेक्टर कौन है। तो श्री सुबोध कुमार जायसवाल, CBI सुबोध के नाम याद रखें। आता ना नाटक एक CID, क्यों सुबोध गेट तोड़ोगे, हाँ उस तरीके से याद रखेंगे। वन स्टॉप सेंटर बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है, इसको ग्लोबली देना है रूप। इसमें हमारे भारत ने भी अपनी साझेदारी हासिल करी है। इसको जेद्दा जो है सऊदी अरब, रियाद, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और UAE देशों ने मिलके इस पे एक अपना समझौता साझा हस्ताक्षर किया है। इसमें महिलाओं और बाल विकास, जो महिलाएं हैं 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां और सभी महिलाएं, उनके प्रति जो भी उनको प्रताड़ित करने के प्रति जो भी काम होते हैं उनको रोकथाम करने के लिए और उनके विकास को करने के लिए संकल्पित किया है। और इसको महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा अभी आपने अंडरटेकिंग किया गया है। तो वन स्टॉप सेंटर के बाद में अगर हम देखें बायो हब, ये WHO की पहल है। बायो हब, क्योंकि भैया रोगाणुओं के जो भंडार हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इतने ज़्यादा रोगाणु इकट्ठे हो गए हैं कि परेशानी के मारे परेशान हैं। तो इसमें क्या होगा, बायो हब में जो COVID-19 जैसे नोवेल कोरोना वायरस है और भी अन्य ऐसी महामारी आती हैं, इनके जो डेटा है उसको आपस में कम्युनिकेट करने के काम आएगा। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। चाइना और उइगर मुसलमानों के प्रति जो चाइना की ये जो परेशानी भरे कदम है वो ध्यान देने योग्य हैं। आप चाइना का मैप देखें और सिंजियांग प्रांत में ये उइगर मुसलमान जो रहते हैं, आप नक्शे को देख के थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप देखेंगे नक्शे में पश्चिमी जो चाइना है वो एक्चुअली सिंजियांग प्रांत है। नक्शा को देखने के लिए मैं थोड़ा आपसे आग्रह करूंगा। और IT के अंदर अगर देखें जो अभी हलचल हुई है वो है व्हाट्सएप और ट्विटर, इन दोनों को परेशानी हो गई है कि इनका डेटा जो है गवर्नमेंट की एक्सेस पे नहीं होना चाहिए, और ये बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी के तहत हमें हमारे डेटा को शेयर नहीं करने की आज़ादी दी जाए। जबकि बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे ये पहले से इस चीज़ को मतलब दिखा रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड वगैरह जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्योंकि इनकी चलती नहीं है, वो थोड़ा सा ताकतवर देश हैं, अभी अपने आप को समझते हैं, तो वहाँ पे उन चीज़ों को मान रहे हैं। बट बोलते हैं हम भारत में नहीं मानेंगे, हमें भारत में राइट टू प्राइवेसी का, क्योंकि हम लोग संगठित नहीं है ना, हम लोग अलग अलग बिखरे हुए हैं। जब तक हम बिखरे रहेंगे तब तक हमारे साथ में ये चीज़ें होती रहेंगी। अच्छा, लक्षद्वीप में आमतौर पर आमतौर पर क्या हमेशा होता है कि कहीं भी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टिंग होती है तो IAS ही जाते हैं, ज़्यादातर प्रशासनिक अधिकारी जाते हैं। लेकिन इस बार एक नेताजी को पोस्ट कर दिया है और इसकी वजह से वहाँ पे दिक्कत हो गई। उनका नाम है प्रफुल्ल खोड़ा, जो कि लक्षद्वीप के नए जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं। अब वहाँ पे अभी जो ज़मीन है उसको एक्विजिशन, उस पर डेवलपमेंट, काफ़ी चीज़ों को करने के लिए वहाँ के लोगों को लगता है कि अभी हमें गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। कोई भी बदलाव करेंगे, कुछ भी करेंगे तो हमें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और काफ़ी सारी ऐसी जो चिंताजनक बातें हैं। बेसिकली आप ये जान लें कि जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर की तरफ है, ठीक है, टापू हैं, और लगभग ये 32 स्क्वायर किलोमीटर जो है उसमें फैला हुआ है। इसमें लगभग 36 द्वीप हैं। भाषा यहाँ की मलयालम है, और यहाँ जो पॉपुलेशन है वो बहुतायत है ST ट्राइब्स की, शेड्यूल ट्राइब्स की, अनुसूचित जनजातियों की, जो कि 94.8 अप्रॉक्स 95% है। तो ये भी एक काफ़ी गौर करने वाली बात है, और काफ़ी कुछ है नया और भी होगा अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ देखना ना भूलिएगा, और अगर आपकी इच्छा करे तो, क्योंकि हो सकता है बहुत सी कमियां आपको लगे मेरे इस वीडियो में, ये मेरा पहला वीडियो है, ये मेरा रिबन कटिंग वीडियो है। तो आई होप जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे, तभी तो हम मिलेंगे आपसे अगली बार फिर कुछ
परीक्षा की दृष्टि से और एक सामान्य जागरूक नागरिक की दृष्टि से कुछ जानने वाली बातों को लेके मैं फिर से हाजिर हूँगा, आपका दोस्त पुष्पेंद्र। मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।